रविवार के ब्रेक के बाद लगातार छठे दिन सोमवार को भी धर्मस्थला में लाशों की तलाश के लिए खुदाई जारी रही। सोमवार को साइट नंबर 11 से करीब 100 मीटर की दूरी पर खुदाई का काम शुरू हुआ। लोकेशन में इस तब्दीली की गुजारिश खुद शिकायतकर्ता सफाई कर्मचारी ने एसआईटी से की थी और इसका नतीजा भी मिला। साइट नंबर 11 की खुदाई के दौरान वहां से इंसानी कंकाल के कुछ अवशेष यानी हड्डियां और लाल रंग की फटी हुई साड़ी मिली। रविवार के एक दिन के ब्रेक के बाद सोमवार को धर्मस्थला में लाशों की पहेली का सच सामने लाने के लिए ठीक सुबह 11:30 बजे खुदाई का काम फिर से शुरू होता है। शिकायतकर्ता सफाई कर्मचारी ने जिन 13 जगहों की निशानदेही की थी, उनमें से सोमवार को साइट नंबर 11 को खोदने की बारी थी। साइट नंबर 1 से 10 तक की खुदाई शनिवार को ही पूरी हो चुकी थी। साइट नंबर 11 नेत्रावती नदी से कुछ दूरी पर हाईवे के ठीक किनारे था। वक्त पर एसआईटी की टीम, फॉरेंसिक टीम, सीन ऑफ क्राइम ऑफिसर्स यानी सोको और मजदूर मौके पर पहुंच चुके थे। चूंकि यह जगह सड़क किनारे थी, लिहाजा खुदाई के काम को पर्दे में रखने के लिए पहले पर्दे डाले गए। लेकिन इससे पहले कि तय जगह पर खुदाई शुरू होती, मौके पर मौजूद नकाब में ढके शिकायतकर्ता सफाई कर्मचारी ने एसआईटी टीम से पहली बार एक गुजारिश की। उसने कहा कि पहली किश्त में उसने जिन 13 जगहों की निशानदेही की है और उसकी निशानदेही पर जहां जहां टेप लगाए गए हैं, सिर्फ उस जगह की खुदाई न करें, बल्कि उसके आसपास के 100 मीटर के दायरे में भी खुदाई की जाए। चूंकि काफी बरस बीत चुके हैं, इसलिए तय लोकेशन को लेकर उससे थोड़ी बहुत गलती हो सकती है। इसी के बाद मौके पर ही उसने एसआईटी टीम से सड़क किनारे खुदाई करने की बजाय यहां से 100 मीटर अंदर जंगल में खुदाई करने की गुजारिश की। शिकायतकर्ता सफाई कर्मचारी की गुजारिश के बाद पूरी टीम हाईवे किनारे की इस जगह से अपना सामान समेटकर अब पहाड़ी की तरफ चढ़कर जंगल में दाखिल होने लगती है। साइट नंबर 11 से करीब 100 मीटर दूर खुदाई के दौरान सफाई कर्मचारी की निशानदेही पर एसआईटी को दूसरी कामयाबी मिलती है। खुदाई के दौरान गड्ढे से फटी हुई लाल रंग की एक साड़ी और इंसानी कंकाल के कुछ अवशेष यानी हड्डियां मिलती हैं। इंसानी हड्डियां बरामद होने के कुछ देर बाद शायद फॉरेंसिक टीम के कहने पर जंगल के अंदर 2 भरी हुई बोरियां भेजी गई। सूत्रों के मुताबिक इन बोरियों में नमक था। अमूमन एसआईटी की टीम अंधेरा होने से पहले खुदाई का काम बंद कर देती है, लेकिन सोमवार को देर शाम तक एसआईटी की टीम जंगल के अंदर थी। देर शाम खुदाई का काम पूरा होते ही अब अचानक जंगल के अंदर से एसआईटी की टीम, फॉरेंसिक टीम और मजदूर बाहर निकलना शुरू होते हैं। सभी के पास कुछ न कुछ सामान था। कई बाल्टियां थी, पता नहीं उसके अंदर क्या कुछ था। सूत्रों के मुताबिक साइट नंबर 11 की खुदाई में ही लगभग पूरा दिन निकल गया, इसीलिए साइट नंबर 12 की खुदाई सोमवार को नहीं हो पाई। शिकायतकर्ता सफाई कर्मचारी ने पहली किश्त में 13 जगहों की निशानदेही की है। उनमें से अब सिर्फ 2 जगह बची है। आखिरी साइट 13 है, जिसके बारे में बताया जा रहा है कि वहां मांस बरियल हुआ है, यानी सबसे ज्यादा लाशें वहीं दफनाई गई हैं। एसआईटी सूत्रों के मुताबिक शिकायतकर्ता सफाई कर्मचारी ने धर्मस्थला के आसपास 6 से 7 किलोमीटर के दायरे में ऐसी 50 जगहों की पहचान की है जहां लाशें दफनाई गई हैं। इनमें से 6 से 7 वो जगह है जहां मांस बरियल हुआ है। पहली किश्त में 13 जगह की खुदाई पूरी हो जाने के बाद बाकी जगहों की निशानदेही कर एसआईटी अगले फेज में वहां की खुदाई करेगी। इस बीच पूरे मामले में एक नया ट्विस्ट भी आया है। शिकायतकर्ता सफाई कर्मचारी की वकील ने एसआईटी चीफ को एक लेटर लिखकर ये सनसनीखेज खुलासा किया है कि एसआईटी के ही एक अफसर ने अपनी शिकायत और केस वापस लेने के लिए शिकायतकर्ता सफाई कर्मचारी को धमकी दी है। चूंकि शिकायतकर्ता सफाई कर्मचारी की पहचान और नाम गुप्त रखा गया है, लिहाजा उसे एक्स बुलाते हुए वकील अनन्या गौड़ ने लेटर में लिखा है कि एसआईटी के एक पुलिस अफसर मंजूनाथ गौड़ा ने 1 अगस्त की रात एक्स को एक बंद कमरे में धमकी दी और उससे कहा कि अगर वो केस वापस नहीं लेगा तो न सिर्फ लंबे वक्त तक उसे जेल में रहना पड़ेगा,
बल्कि उसका अंजाम बुरा होगा। लेटर में आगे कहा गया है कि एक्स को यह धमकी उसी एसआईटी के टेम्परेरी कैंप में दी गई जहां एसआईटी की टीम और एक्स को रखा गया है। वकील का यह भी इल्जाम है कि मंजूनाथ गौड़ा ने अपने मोबाइल पर जबरन एक्स का एक बयान भी रिकॉर्ड कर लिया है। एसआईटी चीफ से मांग की गई है कि वो एक्स को धमकाने वाले इस पुलिस अफसर को फौरन एसआईटी टीम से बाहर करे, जो कि इससे जांच पर असर पड़ेगा। इस बीच शिकायतकर्ता सफाई कर्मचारी के सामने आने के बाद एक और नए गवाह ने सामने आकर एक नया खुलासा किया है। जयंत टी नाम के इस गवाह का दावा है कि करीब 15 साल पहले धर्मस्थला गांव में 13 से 15 साल की एक लड़की की संदिग्ध हालत में मौत हो गई थी। लाश की हालत बेहद खराब थी। उन्होंने इसकी शिकायत तब पुलिस से भी की, लेकिन न पुलिस ने उनकी शिकायत पर एफआईआर लिखी और न ही लाश का पोस्टमार्टम करवाया, बल्कि गैर कानूनी तरीके से पुलिस की मौजूदगी में लाश को दफना दिया गया और इस कत्ल को छुपा लिया गया। सर निन्ने ಅಂದರೆ ಆಗಸ್ಟ್ 2ನೇ ತಾರೀಕು ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಾಲೂಕಿನ SIT ತಂಡಕ್ಕೆ ಒಂದು ದೂರನ್ನು ನೀಡಿದ್ದೇನೆ. ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾನು ನೋಡಿರುವಂಥ ಒಂದು ಘಟನೆ ವಿವರವನ್ನು ಅವರಿಗೆ ದೂರಿನ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ನೀಡಿರ್ತೇನೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರಿದ್ದರು, ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಯಾವ ಅಧಿಕಾರಿಯರಿದ್ದರು, ಆ ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳ ಮೃತದೇಹ ಸಿಗುವಾಗ ಕಾನೂನು ಚೌಕಟ್ಟಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಾಡಿ ನಾಯಿಯನ್ನು ಊತಾಕುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಊತಾಕಿದ ಒಂದು ಘಟನೆಯನ್ನು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತುಂಬ ನೋವಾಗಿರೋ ವಿಷಯ. ಆ ಒಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ನಿಷ್ಠಾವಂತ ಅಧಿಕಾರಿ ತಂಡವರು ಬಂದರೆ ನಾನು ದೂರು ನೀಡ್ತೇನೆ ಅಂತ 2 ವರ್ಷ ಹಿಂದೆ ನಾನು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಈ ವಿಷಯವನ್ನು. ಅದೇ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿನಗೆ ದೂರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಇದರ ಹಿಂದೆ ದೂರು ಕೊಡಿ ಅಂತ ನನಗೆ ಯಾರೂ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಯಾರೂ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ. ಠಾಣೆಗೆ ಹೋಗಿ ದೂರು ಕೊಟ್ಟ ನಂತರ ಉಳಿದವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದು ನಾನು ದೂರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ. ನಾವು ಹೋಗಿರೋದು ಇಬ್ಬರೇ, ಅದು ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಇರುವವರಲ್ಲ, ಯಾರೂ ಇರಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೂ ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕೂ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಏನಾದರೂ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿ ಆ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಏನೋ ಇವಾಗ ಯಾವುದು ಭೀಮ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ಭೀಮ ಅಂತ ಅದಕ್ಕಿದ್ದರೆ ಓಕೆ ಹೋಲಿಸಿ, ಬೇಡ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಲ್ಲ. ಆದರೆ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಕಾನೂನಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನು ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟು ಹೇಳ್ಬೋದು ಸರ್. SIT ಅವರು ಅದೇ ಇವಾಗ ದೂರು ಕೊಟ್ಟಿದೆ, ಎಲ್ಲ ಓದಿ ನೋಡಿದ್ರು, ಕೇಳಿದ್ರು, ಕೂತು ಮಾತಾಡಿ ಒಂದು 10-20 ನಿಮಿಷ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡಿಸ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲವನ್ನು ತಿಳಿದ ನಂತರ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಸರಿ ಓಕೆ ಇವತ್ತಿನ ರಜೆ ಇದೆ, ನೀವು ಸೋಮವಾರ ಬನ್ನಿ ಅಂತ. ಸೋಮವಾರ 100% FIR ಮಾಡಲೇಬೇಕು. FIR ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಅದನ್ನು ಆ ಬಾಡಿಯನ್ನು ತೆಗೆಸುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ತೆಗೆಸಿ ಏನಾದರೂ ಅದು ಯಾರಾದರೂ ಅದರ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳನ್ನ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಇಂಥವರು ಇಂಥ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅವರಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಮೃತದೇಹ ಸಿಕ್ಕರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸೋ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಮಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. इस गवाह का यह भी दावा है कि वो SIT को वो जगह दिखा सकता है जहां उस लड़की की लाश दफनाई गई थी। गवाह का यह भी कहना है कि धर्मस्थला गांव में कई हत्याएं हुई हैं, लेकिन डर की वजह से कभी कोई सामने नहीं आता। उधर इस बीच एक और नई चीज हुई। निचली अदालत के जज विजय कुमार राय ने धर्मस्थला केस की सुनवाई से खुद को अलग कर लिया है। ये वही जज विजय कुमार राय थे जिन्होंने धर्मस्थला में लाशों को लेकर खबरें दिखाने वाले 8,842 खबरों के लिंक्स पर रोक लगा दी थी, जिस पर बाद में कर्नाटक हाईकोर्ट ने उन्हें फिर से गौर करने को कहा था। असल में एक जर्नलिस्ट ने धर्मस्थला से जुड़े केस की सुनवाई को लेकर जज विजय कुमार राय पर सवाल उठाया था। जर्नलिस्ट का कहना था कि जज साहब ने बेंगलुरु के जिस SDM लॉ कॉलेज से वकालत की पढ़ाई की वो धर्मस्थला ट्रस्ट का ही कॉलेज है। इसके अलावा वकील रहने के दौरान विजय कुमार राय ने धर्मस्थला से जुड़े कई केसों की भी पैरवी की। ऐसे में धर्मस्थला से जुड़े मामलों की उनके जरिए सुनवाई करना न्याय के लिए सही नहीं होगा। इसी के बाद विजय कुमार राय ने धर्मस्थला से जुड़े केस से खुद को अलग करने का फैसला कर लिया। हालांकि धर्मस्थला के इर्द गिर्द दफन लाशों का मामला अदालत में तब पहुंचेगा जब पहले SIT की जांच मुकम्मल हो जाएगी, और ये जांच तब पूरी होगी जब शिकायतकर्ता सफाई कर्मचारी की बताई तमाम जगहों पर सारी खुदाई पूरी हो जाएगी। फिलहाल 29 जुलाई से शुरू हुई खुदाई कुछ इस अंदाज में आगे बढ़ रही है। मंगलवार 29 जुलाई को धर्मस्थला में नेत्रावती नदी के किनारे इस जगह पर पहली बार खुदाई शुरू होती है। 1995 से 2014 के बीच अपने हाथों से धर्मस्थला के आसपास 5 से 6 किलोमीटर के रेडियस में
सैकड़ों लाशें दफनाने का दावा करने वाले नकाब में ढके इस सफाई कर्मचारी की निशानदेही पर साइट नंबर 1 पर पहली खुदाई शुरू हुई थी। इस सफाई कर्मचारी के बयान के बाद एसआईटी ने पहली किश्त में कुल 13 ऐसी जगहों की शिनाख्त की है, लेकिन 29 जुलाई यानी खुदाई के पहले दिन करीब 6 घंटे की मशक्कत और 15 फीट गहरा गड्ढा खोदने के बावजूद कोई लाश, कंकाल या इंसानी हड्डियां नहीं मिली। पहले दिन की नाकामी के बाद एसआईटी ने दूसरे दिन साइट नंबर 2, 3, 4 और 5 की खुदाई का काम शुरू किया। 12 से लेकर 15 फीट तक गहरे गड्ढे खोदे गए, लेकिन दूसरे दिन भी नाकामी ही हाथ लगी। एसआईटी को कोई लाश, कंकाल या इंसानी हड्डियां नहीं मिली। अलबत्ता साइट नंबर 2 से खुदाई के दौरान 2.5 फीट की गहराई में लाल रंग का फटा हुआ एक ब्लाउज, एक पैन कार्ड और एक एटीएम कार्ड जरूर मिला। इनमें से एक कार्ड एक पुरुष का था, जबकि दूसरा लक्ष्मी नाम की महिला का। धर्मस्थला के करीब रहने वाली लक्ष्मी नाम की एक महिला की 2009 में मौत हो गई थी, लेकिन पुलिस रिकॉर्ड में कहीं उसका जिक्र नहीं है। क्या ये वही लक्ष्मी थी? फिलहाल ये आगे की जांच में ही पता चल पाएगा। साइट नंबर 2 के अलावा 3, 4 और 5 से कुछ नहीं मिला। दो दिन बीत चुके थे। सफाई कर्मचारी के बताए पहले 5 जगहों पर खुदाई के बावजूद अब तक वहां दफन किसी लाश का कोई सबूत हाथ नहीं लगा था। 31 जुलाई गुरुवार की सुबह एसआईटी की टीम फिर से इसी नेत्रावती नदी के किनारे पहुंचती है। शिकायतकर्ता सफाई कर्मचारी ने जिस छठी जगह या छठे साइट की निशानदेही की थी, वो यही जगह थी। तीसरे दिन भी एसआईटी की टीम, फॉरेंसिक टीम, मेडिकल टीम और मजदूरों के साथ साइट नंबर 6 पर खुदाई शुरू करती है। पहली 5 खुदाई में नाकामी हाथ लगने के बाद अब धीरे धीरे शिकायतकर्ता सफाई कर्मचारी के दावे पर सवाल उठने शुरू हो चुके थे और उन्हीं सवालों के बीच तीसरे दिन की खुदाई का काम शुरू होता है। रुक रुक कर बारिश भी हो रही थी। बारिश की वजह से गड्ढे में पानी भी भरता जा रहा था। गड्ढे से पानी निकालने के लिए बाकायदा वाटर पंप का भी इस्तेमाल किया जा रहा था। धीरे धीरे गड्ढा गहरा होता जा रहा था और फिर तभी पहले 2 दिन की नाकामी के बाद तीसरे दिन पहली ही खुदाई में यानी साइट नंबर 6 से अचानक कंकाल के कुछ अवशेष यानी इंसानी हड्डियां दिखाई देने लगती। फौरन मजदूर अपना हाथ रोक देते हैं। फावड़ा और दूसरे औजारों को किनारे रख दिया जाता है। मौके पर मौजूद फॉरेंसिक टीम पूरी हिफाजत के साथ अब उन हड्डियों को गड्ढे से बाहर निकालती है। असल में गीली मिट्टी और नेत्रावती नदी के किनारे होने के चलते फॉरेंसिक टीम का यह मानना था कि अगर यहाँ से कंकाल के अवशेष या इंसानी हड्डियां मिलेंगी तो उनकी हालत बहुत ज्यादा खराब होगी। ऐसे में जेसीबी या दूसरी मशीनों से खुदाई के दौरान उन सबूतों के नष्ट हो जाने का खतरा था। फॉरेंसिक टीम की हिदायत पर जेसीबी या दूसरी मशीनों का इस्तेमाल ज्यादातर सिर्फ ऊपरी खुदाई के लिए ही किया जा रहा था। फॉरेंसिक टीम की शुरू से यही कोशिश थी कि बेशक खुदाई में वक्त लगे, लेकिन खुदाई छोटे छोटे औजारों से मजदूर ही करें। लेकिन जैसे ही पहली बार कंकाल के अवशेष नजर आए, मजदूरों को भी औजार के इस्तेमाल से रोक दिया गया ताकि पहले से ही खराब हड्डियों को और नुकसान न पहुंचे। इसके बाद फॉरेंसिक टीम की हिदायत पर मजदूर अपने हाथों से धीरे धीरे आसपास की मिट्टी हटाने लगे। बाद में मौके से बरामद हड्डियों को फॉरेंसिक टीम अपने कब्जे में लेकर एक सुरक्षित बॉक्स में रख देती है। पहली 5 नाकामी के बाद आखिरकार शिकायतकर्ता सफाई कर्मचारी के दावे के मुताबिक छठी जगह यानी साइट नंबर 6 से पहली बार सचमुच इंसानी कंकाल की शक्ल में चंद हड्डियां बाहर आ जाती हैं। कैमरामैन शिवमूर्ति के साथ सगैराज, धर्मस्थला आज तक।